इनका आपको इंतजार था। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के 4 बार रही मुख्यमंत्री, इस देश के पीड़ितों, शोषितों, गरीबों की मसीहा, मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूं कि आए और जनसभा को संबोधित करने का काम करें। आदरणीय बहन जी। जनसभा में इकट्ठा हुए बहुजन समाज पार्टी व भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के बने इस गठबंधन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, नेता एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में हमें सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। जिनको कामयाब बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी व इनके सभी साथीगण तथा बीएसपी के भी नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद व यहाँ के संयोजक श्री रणधीर बेनीवाल और इनके भी सभी साथीगण पूरे जी जान से लगे हुए हैं। और अब मैं आप लोगों का ध्यान यहाँ हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने इस बने गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि अपने देश को आजाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके हरियाणा प्रदेश में भी विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान आपके हरियाणा प्रदेश में भी यहाँ विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि को अभी ने और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खास तौर से मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इन वर्गों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों में से विशेषकर सरकारी नौकरियों में जो इन्हें आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उससे यहाँ पहले कांग्रेस की और अब बीजेपी की तथा अन्य और पार्टियों की भी रही सरकारों की या चल रही सरकारों की जातिवादी सोच व मानसिकता के चलते
पूरी कोशिश में लगी हुई है। और इसका खास उदाहरण दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय, जिसमें कोर्ट ने SC व ST के आरक्षण में, मैं इधर SC ST क्यों बोल रही हूँ, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, क्योंकि संविधान में जो दलित वर्ग के लोग हैं, तो संविधान में दलितों के लिए तो हरिजन लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि अनुसूचित जाति व जनजाति लफ्ज का इस्तेमाल किया गया। मैं चाहूंगी इन लोगों के जो पूर्व स्टेट अध्यक्ष हैं, तो मेरे ख्याल वो भारतीय संविधान को जरूर स्टडी करें, पढ़ें और ये देखें कि अनुसूचित दलितों के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे क्या लगता है, ये बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि SC ST के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि मुझे याद है सन 1977 में जब मैं वकालत की पढ़ाई कर रही थी, LLB फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इन्होंने वोट क्या कह के लिया था कि हम स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने भी नहीं बनाया जिनको, और जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया 77 में। तो दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग पूरे देश में बहुत नाराज थे, खफा थे। तो उस समय उन्होंने दिल्ली में एक 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा और उसमें ऑल इंडिया की तरफ से, तो यूथ की तरफ से, नौजवानों की तरफ से मुझे उन्होंने इनवाइट किया बोलने के लिए। और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई, तो वहां पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे, तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें, तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया, तो ये मैंने वहां पर बोला था। तो उधर ही जो जनता पार्टी के जो नेतागण लोग थे, उन्होंने माफी मांगी और कहा कि, मैंने बोला कि आपको आज सरकार संविधान से चलती है और संविधान के हिसाब से आप लोगों को जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, तो उनको अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग बोलना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। उनको रियलाइज करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि बहन जी जो बोल रही है वो सही बोल रही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 अगस्त 2024 को, इसी वर्ष, माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय रिजर्वेशन को लेकर, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने हरिजन नहीं बोला, ये जजमेंट आप उठा के देख लो, तो उन्होंने SC व ST के आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर आदि को लागू करने की बात कही, जो नहीं होना चाहिए था। SC ST को जो रिजर्वेशन मिला है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से, उस रिजर्वेशन में अभी तक उसमें कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं था जो बाबा साहब ने व्यवस्था की थी। SC ST के लिए रिजर्वेशन है, तो SC ST के लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन की व्यवस्था बाबा साहब ने नहीं की थी। और
रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन का मतलब है शेड्यूल कास्ट को आपस में लड़ाना, SC ST को ये लड़ते रहे कि इसको कम मिला, इसको ज्यादा मिला है, जो ये नहीं होना चाहिए था, जो ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन दुख की बात है कि सेंटर की ओर से बीजेपी की सरकार है, सेंटर के में उनकी ओर से सरकारी वकील खड़े हुए, कांग्रेस के भी वकील खड़े हुए और भी वकील खड़े हुए, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट की हाँ में हाँ मिलाई, तो जिसकी वजह से तो जो देश में SC ST वर्ग के लोग हैं तो उनको आरक्षण में उनके आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर आदि को लागू करने की बात उन्होंने कही, जो ठीक नहीं था। इस निर्णय से हमारी पार्टी बिल्कुल भी सहमत नहीं है। और यदि इन वर्गों के आरक्षण के मामले में केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार, जो बीजेपी भी कहती है कि हम आरक्षण के पक्षधर हैं, तो यदि इन वर्गों के आरक्षण के मामले में केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार की भी नीति व नीयत साफ होती, तो फिर ये सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर आए इस निर्णय को बिना कोई देरी किए हुए उसे निष्प्रभावी बनाने व पूर्व की स्थिति में लाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर फिर संवैधानिक संशोधन विधेयक जरूर लाती और उसे विपक्ष को साथ में लेकर पास भी जरूर कराती। और इतना ही नहीं बल्कि इसके लिए कांग्रेस व इनके इंडिया गठबंधन ने अभी तक भी केंद्र सरकार पर कोई दबाव नहीं बनाया। ना तो केंद्र में बीजेपी की सरकार संवैधानिक संशोधन विधेयक लाई इस जजमेंट के खिलाफ, और ना ही इंडिया गठबंधन ने, बाहर तो वो दबी जबान में कहते हैं हम आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाई। और ऐसा करना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर, इस आए निर्णय पर अभी तक कुछ भी खुलकर नहीं बोला है। और इस मामले में केंद्र की भाजपा सरकार व अधिकांश सभी विरोधी पार्टियां अभी तक भी चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि माननीय कोर्ट ने SC ST आरक्षण में वर्गीकरण करने व क्रीमी लेयर आदि को भी लागू करने का ये कार्य अब पहले संसद के पास था, राष्ट्रपति के पास था, लेकिन अब ये कार्य भी इन्होंने राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है। हर स्टेट में राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है, जो वो अपने हिसाब से इसका पूरा राजनीतिक फायदा भी उठाएंगे। उनके ऊपर है किसको कितना आरक्षण देना है, SC ST में से किसको कम देना, किसको ज्यादा देना है, किसको नहीं देना है। पहले संसद और पार्लियामेंट के पास ये पहले संसद और प्रेसिडेंट के पास पावर थी, लेकिन इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर भी राज्य सरकारों को दे दी, जो अब अपने हिसाब से इसका पूरा राजनीतिक फायदा भी उठाएंगे। साथ ही इसकी आड़ में इन वर्गों को बांटकर इन्हें आपस में भी खूब लड़ाएंगे। अर्थात अब ये पार्टियां फूट डालो व राज करो की नीति का भरपूर फायदा उठाएंगे, जबकि संविधान के मुताबिक किस जाति को SC व ST की सूची में शामिल करना है या नहीं करना है, तो इसका ये अधिकार अभी तक केवल संसद व माननीय राष्ट्रपति जी को ही दिया हुआ था, जिसे 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय के जरिए इसे अब वापस लेकर सीधे ही राज्य सरकारों को दे दिया है, जिससे अब इन वर्गों के साथ काफी नाइंसाफी होगी। अर्थात इनका भी आरक्षण ना के बराबर ही रह जाएगा। दलितों का, SC ST का, अनुसूचित जाति व जनजाति का अब ये आरक्षण ना के बराबर ही रह जाएगा। और अब तो कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी, कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने भी विदेश में जाकर इनके सभी आरक्षण को आगे वक्त आने पर खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। इससे साफ जाहिर है कि आपका आरक्षण बहुत खतरे में है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने
सबको दिया था। उन्होंने केवल एक जाति को नहीं दिया था, उसमें विभिन्न जातियां हैं, सब कास्टें हैं जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं। तो शेड्यूल कास्ट का मतलब क्या, एक शेड्यूल बनी, उनकी एक सूची बनी, तो उसके आधार पर उन जातियों को शामिल करके तो जब ये इन लोगों को ये रिजर्वेशन दिया है SC ST में, उसमें एक ही जाति नहीं आती है, उसमें विभिन्न जातियां आती है। तो जिसका नाम क्या दिया बाबा साहब ने, एक सूची बनाई, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। इसलिए इन वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो इन्हें, इन सभी वर्गों के लोगों को SC ST में जो विभिन्न जातियां आती हैं, तो इन वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो इन्हें आरक्षण का ये संवैधानिक अधिकार दिया है, तो इसे बचाने के लिए अब यह हरियाणा प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में इन वर्गों को, ऐसी सभी आरक्षण विरोधी पार्टियों को अपना कतई भी वोट नहीं देना है। ऐसे आरक्षण विरोधी पार्टियों को अपना कतई भी वोट नहीं देना है जो ये पार्टियां माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए इस निर्णय को बिल्कुल भी बदलने के लिए तैयार नजर नहीं आती है। अर्थात इस मामले में केवल ये पार्टियां इन वर्गों को गुमराह करने में ही लगी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों को यहाँ विधानसभा के हो रहे आम चुनाव में अपने बने इस गठबंधन की ही सरकार बनाकर इसे लागू होने से तब तक लटकाकर व रोक कर रखना है जब तक केंद्र व विपक्ष द्वारा इस निर्णय को संवैधानिक संशोधन के जरिए खत्म करके इसे पुरानी स्थिति में बहाल नहीं कर दिया जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को एक तरफा अपना वोट केवल BSP व इनेलो के बने अपने इस गठबंधन को ही देना है, ताकि सत्ता में आकर यह आपके स्टेट में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए इस निर्णय पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सके। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, BJP व अन्य जातिवादी पार्टियों की रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं भरा है, जिसे फिर अंत में किसी न किसी रूप में सामान्य वर्गों को ही दे दिया जाता है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनके ज्यादातर सरकारी कार्य अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण आपके यहाँ हरियाणा प्रदेश से पूरे देश में अब इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों का भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। आपके हरियाणा प्रदेश में SC ST की तरह जो OBC वर्ग के लोग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी भी काफी तादाद है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में, बल्कि BSP के केंद्र की सरकार में नहीं, बल्कि BSP के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री BP सिंह की सरकार में ही मिली है, जिसका भी अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की चल रही सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री BP सिंह की सरकार में ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। जबकि इन्हें ये सम्मान उनके जीते जी परम
पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीते जी केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार में बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके देहांत के बाद भी इन्हें काफी समय तक ये सम्मान नहीं दिया। इससे इन वर्गों के प्रति इस कांग्रेस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इतना ही नहीं बल्कि इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित रहे व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी यहाँ नियम व कानून आदि बने हैं तो उन पर भी केंद्र व राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यह खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके हरियाणा प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी अधिकांश मामलों में हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज व जाट समाज में भी खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी यहाँ आपके हरियाणा प्रदेश सहित पूरे देश में काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। इनके अलावा आपके हरियाणा प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं। और इनमें भी किसान वर्ग तो केंद्र में अभी तक की रही सभी सरकारों द्वारा बनाई गई उनकी गलत नीतियों के कारण अब काफी ज्यादा परेशान व दुखी भी रहा है और अभी भी है। लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र में व आपके हरियाणा प्रदेश में भी यहाँ अब तक की रही अधिकांश विरोधी पार्टियों की सरकारों की गरीब व किसान विरोधी तथा इनकी जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती हैं। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यह पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे आम जनता काफी ज्यादा परेशान व दुखी भी है। इसके साथ साथ अभी भी अपने देश में भ्रष्टाचार हर स्तर पर काफी ज्यादा व्याप्त है, जिससे आपका खुद का अपना हरियाणा प्रदेश भी स्टेट भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब का मुख्य कारण हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने हरियाणा प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ खासकर पूंजीवादी पार्टियों, जातिवादी व पूंजीवादी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं। जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के व आजाद होकर
सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में व हर स्तर पर खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात आपके पड़ोसी प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहां सरकार भी बनाई है। और हमने अपने सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहां सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहां सर्व समाज में से विशेषकर उन SC/ST वर्गों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दिया है, जिनकी वह हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व